अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जेके बोस क्लास 10th उर्दू इसमें जो 2023 में अप्रैल सेशन में जो रेगुलर सेशन था उसमें जो पेपर आया था उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने इसकी बाबत पूछा था कि इसे सॉल्व करके दिखाया जाए। आज थोड़ा सा वक्त हमने निकाल ही लिया ताकि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे तनगोश रहें और अपनी नोटबुक अपने पास रखें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80। तो पहला हिस्सा होगा हिस्सा अलिफ। तो हम पढ़ते हैं। दर्ज झेल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो इसमें 5 मुख्तसर सवाल होंगे और उनके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। पहले हम बड़ी अच्छी तरह से इस बात को पढ़ेंगे। औंती एक खुश मिजाज और हंसमुख शख्स था। गरीबों का तो वो बहुत ही अजीज दोस्त था, इसलिए लोग उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। बाज़ लोग उससे हसद करते थे और उसको चढ़ाने और नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते थे, लेकिन औंती अपनी सूझबूझ से उल्टा उन्हीं को कायल कर देता था। तो हमारा पहला है, जो पहली खाली जगह है, औंती एक खुश मिजाज और डैश डैश शख्स था। इसका जवाब यहाँ निकलेगा औंती एक खुश मिजाज और हंसमुख शख्स था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हंसमुख शख्स, हंसमुख। तो पहला नंबर हमने जीत ही लिया। गरीबों का वो बहुत ही डैश डैश था। फटाफट देखेंगे। गरीबों का वो बहुत ही अजीज दोस्त था। हम इसमें लिखेंगे अजीज दोस्त था। बहुत ही अजीज कहते हैं प्यारे को, अजीज दोस्त था। गरीबों का वो बहुत ही अजीज दोस्त था। बाज़ लोग औंती से डैश डैश करते थे, अगर आपको याद होगा तो यहाँ हसद था। बाज़ लोग उससे, यहाँ ज़मीर है, यानी औंती से डैश डैश करते हसद करते थे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे हसद। तो इस तरह हमने ये खाली जगह भी भर दी। इसके बाद है औंती अपनी डैश डैश से उन्हें कायल करते थे। यहाँ ही है औंती अपनी सूझबूझ से उन्हें कायल करते थे। तो यहाँ लिखेंगे हम सूझबूझ, यानी अक्लमंदी से। अब कुछ लोग उन्हें चढ़ाने और डैश डैश दिखाने के लिए ताक में रहते हैं, यानी इससे पहले हुआ होगा वो। यहाँ कुछ लोग उन्हें चढ़ाने और नीचा दिखाने, यहाँ आएगा नीचा दिखाने की ताक में, नीचा दिखाने की ताक में रहती थी। तो दोस्तों इस तरह हमने 5 मार्क्स तो जीत लिए, यानी 5 मार्क्स हमने अब कमा ही लिए। बहुत आसान था। अब इसके बाद है दूसरा सवाल। दर्ज झेल शेरी जुज़ को गौर से पढ़िए और आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। इसके भी हर एक सवाल के का 1 नंबर है और 5 के 5 होंगे। पहले हम अशार पढ़ेंगे। क्या जानने किस ख्याल में गुम थी वो भी गुनाह, नूरी नज़र पर दी दई हसरत से की निगाह। शायद ये रामचंद्र जी बनबाज जाते वक्त का जो वो सीन है वही दिया गया है, रामायण का एक सीन। जुम्बिश हुई लबों को बरी एक सर्द आ, ली गोशहाये चश्म से अश्कों ने रुख की राह। चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मोई तन ज़बां की तरह बोलने लगा। ये रामचंद्र जी की माँ के अल्फाज है जो अपने बेटे को बनवास की तरफ निकलते हुए वो जज्बात का जो इजहार करते हैं, उसी का खाका चकबस्त ने यहाँ ले रखा है। तो सवाल ऐसे है, ख्यालों में कौन गुम था? अरे वो तो माँ थी। बहुत आसान है। ख्यालों में रामचंद्र जी की माँ गुम थी। अब दूसरा सवाल है, अश्कू ने किस की राह ली? अश्कू ने, यहाँ है ना, शायद ये रुख आगा। अश्कू ने किसकी राह ली? रुख की राह ली। तो आगे बढ़ते हैं।
बहुत आसान है। किसको हसरत की निगाह से देखा, तो हमने पिछले पेज पर देखा नूरे नज़र को। देखिए एक बार फिर हम देखते हैं नूरे नज़र को। यहाँ नूरे नज़र को यानी पहले ही यहाँ दिया गया होगा नूरे नज़र को, नूरी नज़र को, यहाँ नूरे नज़र को उसने देखा। तो बहुत आसान है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, नूरे नज़र। चेहरे का रंग क्या खोलने लगा, हालत दिल खोलने लगा। अभी हमने पढ़ा। तो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है। अब इस नज़म का शायर कौन है? इकबाल तो नहीं है, हाली भी नहीं है, नज़ीर अकबर आबादी का तो आदमी नामा है। इकबाल तो कोई और जुगनू लिखी है। चकबस्त ने ये नज़म लिखी, रामायण का एक सीन। चकबस्त ने कश्मीर पर भी बहुत सारी शायरी की है और रामायण के सीन भी उन्होंने ही लिखे हैं। अब इसके बाद पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ हमने 5 मार्क्स दोस्तों और हासिल कर ली, इसमें से एक भी नहीं कटेगा। दी गई इबारत को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। एक बुढ़िया जंगल में बियाबा में जहान आदम नादमजाद एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। जाड़ा कहता है मैं अच्छा, गर्मी कहती है मैं अच्छी, बरसात कहती है मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई कि चलो किसी आदमजात से पूछें, उनका जो इधर गुजर हुआ। तीनों ने कहा लो भाई। तो लो भाई की बात क्या है, वो सामने एक बुढ़िया बैठी है, चलो इससे पूछें। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए, गोरी गोरी रंगत, सफ़ेद लंबी धाड़ी, मोटा सा रुई सा दुगला पहने, खूब ओढ़े लिपटे आए। उनका आना था कि बड़ी बी को थरथरी छूट गई। अब इसमें से आपको ये जवाबात निकालने हैं। बुढ़िया दरख्त के नीचे कहाँ बैठी थी? हाँ बताइए, बुढ़िया दरख्त नीचे कहाँ बैठी थी? बुढ़िया दरख्त के नीचे जंगल बियाबा में बैठी थी। तो बहुत आसान है। एक पहले आप यहाँ तक लिखिए बुढ़िया दरख्त के नीचे, फिर इसके बाद लिखेंगे जंगल बियाबा में बैठी थी। जंगल बियाबा में बैठी थी। तो ये नंबर हमने जीता। अब दूसरा सवाल है बरसात ने क्या कहा? बहुत आसान है। बरसात ने कहा कि मैं ही अच्छी हूँ। बरसात ने क्या कहा? जवाब आएगा बरसात ने कहा, बरसात ने कहा मैं ही अच्छी हूँ। बरसात मोनस है इसलिए अच्छी हूँ आएगा, क्योंकि सबू ने कहा कि मैं अच्छा हूँ। तो अब यहाँ बरसात की बात चली तो इसी का जवाब हम देंगे। सबसे पहले कौन मियाँ आए? अरे जाड़ी मियाँ आए। यहाँ तक लिखेंगे यही सबसे पहले, फिर कौन के बाद बदल देंगे, फिर लिखेंगे जाड़े मियाँ आए, यानी सर्दी का मौसम आया, सरमा का मौसम आया। अब इसके बाद देखिए बड़ी बी को थरथरी क्यों छूट गई? बड़ी बी को थरथरी इसलिए छूट गई, इसलिए छूट गई क्योंकि, क्यों के बदले क्यों क्या आएगा? उसने जाड़े का खुलिया देखा, उसने जाड़े को देखा। तो इसका यही जवाब आएगा। आखिर पर किससे पूछने की सलाह हुई? अरे ये तो बहुत आसान है। आखिर पर इसी बुढ़िया से, किसके बाद लिख रहे हैं? इस आखिर पर बुढ़िया से पूछने की सलाह हुई। तो इस पर हमने ये मार्क्स भी जीत लिए और 5 हुए। अब 15 मार्क्स आपके हुए। अब देखिए फटाफट हिस्सा बे में दर्ज झेल अल्फाज के जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनकी तज़किर व तानीस वाज़ह हो जाए। पहली तनख्वाह है, तनख्वाह तो मौनस है मगर दिखाना कैसे? इससे पहले हम मेरी लगाएंगे, तो मेरी मौनस है तो इस तरह ये मौनस इस्तेमाल होगी। मेरी तनख्वाह बहुत कम है, बहुत कम है। कैसे दिखाएंगे? ये तानीस है, तानीस हम लिखेंगे यहाँ मेरी इस्तेमाल हुआ तो ये मोनस बन गई यानी तानीस। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा है किराया लफ्ज़ है। किराया क्या है? अरे किराया भी मुज़क्कर है। कैसे पता चलेगा?
مکان کا کرایہ، ہم مکان کی کرایہ نہیں دیتے، اس مکان اگر کی آتا تو منص ہوتی، کا کرایہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں کون سا لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مذکر ہے؟ ارے کا تو ہمارے پاس مذکر ہے تو پتہ چلا۔ اب دوا، اور دوا تو ہے مونس، کیسے؟ اس سے پہلے ہم کی لگائیں گے، جیسے غالب نے کہا آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس درد کی کون سی دوا ہے؟ کون سی دوا ہے؟ تو یہاں کس سے پتہ چلا کہ یہ مونس ہے؟ یہاں کی آیا، اس لیے یہ مونس ہے۔ بہت جلد ہم یہ مارکس بھی ہم نے حاصل کر ہی لیے۔ ارے یہاں تو مذکر مونس نہیں ہے، یا تو واحد جمع بتانا ہے۔ واحد کے سامنے ایک لگائیں گے تو جمع کے سامنے بہت سے لگائیں گے۔ میری یہاں پر ایک دکان ہے، ایک دکان ہے۔ تو یہاں کیسے پتہ چلا یہ مذکر ہے؟ یہاں ایک بھی مذکر ہے، بھی مذکر واحد، اس لیے یہ واحد استعمال ہوا۔ اب جراثیم، اس پانی میں بہت جراثیم ہے، بہت جراثیم موجود ہیں۔ اب کیسے پتہ چلا کہ ارے یہاں تو بہت بھی جمع اور یہاں تو ہیں بھی جمع، اس لیے یہ جو جراثیم ہے یہ جمع ہے۔ اس طرح بیٹا کرنا ایگزام میں تو آپ کے مارکس پورے کے پورے آ جائیں گے۔ اب بتائیے، یہاں تعریف کرنی ہے اور مثالیں دینی ہے۔ حرف جار کو انگریزی میں پرپوزیشن کہتے ہیں۔ انگریزی میں پرپوزیشن پتہ ہوگا تو یہاں بھی لکھ سکتے ہیں۔ وہ حروف جو اکیلے کوئی معنی نہیں دیتے، وہ حروف جو اکیلے کوئی معنی نہیں دیتے۔ یہ تو پتہ ہے کہ کا، پر، میں اکیلے کچھ معنی نہیں رکھتے، لیکن اسم اور فعل سے مل کر، لیکن اسم اور فعل سے مل کر ہاں مطلب پیدا کر دیتے ہیں، مطلب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ حروف جار ہوا، جیسے ہم اسم سے ملا کر کتاب میز پر ہے تو پر کا معنی نکل آیا، وہ کمرے میں ہے تو میں کا معنی نکل آیا۔ تو یہاں اس میں کون کون ہم نے پر لگایا، میں لگایا، یہ اس کی مثالیں ہوئی۔ اب حروف اضافت بتائیں گے کیا ہے؟ وہ حروف جو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرے، کہ باہمی تعلق کو ظاہر کریں، انہیں حروف اضافت کہتے ہیں۔ جیسے میں لکھوں یہ بشیر ہے ایک اسم، اور یہ کتاب ہے دوسرا اسم، ان کے درمیان ابھی کوئی تعلق نہیں، یہ ہم لکھیں گے بشیر کی کتاب، ہے نا۔ تو اسی طرح یہاں گلاب ہے اور یہاں پھول ہے، ابھی کوئی تعلق نہیں، ہم لکھیں گے گلاب کا پھول، بشیر کی کتاب، اور یہ کا اور کی یہ ہمارے پاس حروف اضافت ہیں۔ تو یہ بھی اب پتہ چل ہی گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، تو یہ بھی ہم نے کیا حروف جار بھی۔ اب حروف عطف باقی رہ گیا ہے۔ حروف عطف کو انگریزی میں کنجکشن کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں، وہ حروف جو کلموں، وہ حروف جو کلموں یعنی دو ناموں، دو وربز، دو فعلوں اور فکروں کو آپس میں ملائے، آپس میں ملاتے ہوں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف عطف کہتے ہیں۔ جیسے وہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے، وہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے،
यहाँ फिक्रे मिल गए, ये एक फिक्रा और ये दूसरा। वो और उसका भाई दोनों यहाँ है, और यहाँ वो कलमा है और यहाँ जुमला है, और इन दोनों को मिलाने का काम किसने दिया? इन दोनों का मिलाने का काम और ने दिया, यहाँ बल्कि ने दिया। और ये जो हमारे पास और है और ये बल्कि है, ये हुरूफ अतफ हुई। अब आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी सवाल है हमारे पास आज का, शायद पहले देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिदायत के मुताबिक जवाब दीजिए। आबिद ने राशिद को मारा, इस जुमले में आबिद क्या है? अरे आबिद तो काम करने वाला है, काम करने वाला। तो काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? उसे हम फाइल कहते हैं। तो ये नंबर हमने जीता। अब इसके बाद देखिए, रिफत ज़हीन लड़की है, रिफत ज़हीन लड़की, इस जुमले में ज़हीन क्या? अरे ज़हीन तो इसम से पहले आया, ये तो सिफत हुआ, अरे यहाँ तो सिफत दिया गया है। तो यह नंबर भी हमने फटाफट जीत ही लिया। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। हाँ, नदीम किताब पढ़ता है, नदीम फाइल है, किताब मफूल है। अरे ये तो क्योंकि इसे पढ़ा जाता है। अब देखिए, धोबी कपड़ा धोता है, धोबी तो फाइल है। इस जुमले में धोबी क्या है? अरे ये तो फाइल है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या देखते हैं यहाँ, ये इबारत पुरानी है, होना चाहिए इमारत पुरानी है, तो कोई बात नहीं, हमें पुरानी देखना है। पुरानी क्या है? ये तो सिफत है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये नंबरात भी हमने जीते। अब मुहावरात में से 2 के जुमले बना रहे, हम तो तीनों के बनाएंगे। आफत का परकाला, इसका माने है बहुत चालाक, हम लिखेंगे नदीम। चलो रंग बदलते हैं, यहाँ थोड़ा मज़ा आएगा। अब हम दूसरे कलर से लिखेंगे, नदीम आफत का परकाला है, आफत का परकाला है। बाय द वे, मैंने यहाँ कहा था रंग बदलते हैं, मैंने यह कलर की बात की, मगर ये मुहावरा भी है। जब कोई धोखा देता है वो रंग बदलता है, गिरगिट का रंग बदलता है। नदीम आफत का परकाला है। अब आग बगोला होना, बहुत नाराज होना। बेटे की नाकिस कारकर्दगी देख कर बाप आग बगोला हो गया। हुआ ये भी करेक्ट। अब पाला पड़ना, सामना होना, पाला पड़ना, मुझे बहुत मुश्किलात से पाला पड़ चुका है, से पाला पड़ा है। तो इस तरह हमने यहाँ भी ये 2 मार्क्स जीत ही लिए। अब फटाफट देखते हैं हमारा आखिरी सवाल, क्योंकि यहाँ तक ऑब्जेक्टिव थे। बशीर नादान है, यहाँ एक जुमले की तरकीब नहवी करनी है और जुमले का नाम भी लिखना है। हम करेंगे, कौन सी बड़ी बात। बशीर नादान है, इस जुमले में कोई काम का जिक्र नहीं है। जिस जुमले में काम का जिक्र न हो, आप जानते हैं वो क्या होता है, वो तो जुमले इसमें होता है। हम ऐसे लिखेंगे, पहले है लिखेंगे, फिर बशीर लिखेंगे, फिर नादान लिखेंगे, ऐसे हमने लिख दिया। फिर यहाँ एरो डालेंगे और एरो डालेंगे, हमने एरो भी डाल दी। अरे है क्या है तो फैल नाकिस है। क्यों है? क्योंकि जुमले इस्मिया में जो फैल होता है वो फैल नाकिस कहलाता है। बशीर क्या है? ये इसम है और ये मुब्तदा भी है। हम इसम भी लिख सकते हैं, हम मुब्तदा भी लिख सकते हैं। तो नादान क्या है? ये तो खबर है। जुमले इसमें की सिर्फ 3 अज्जा है, फैल नाकिस, मुब्तदा और खबर। ये हुआ जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो ये नंबर हमने जीत ही लिए। अब दूसरा भी कर ही देते हैं। कौन सी बड़ी बात है? हामिद ने रोटी खाई, इसमें क्या है? अरे ये तो जुमले पहले काम का जिक्र है, हम ऐसे लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे खाई
काम का नाम, फिर लिखेंगे हामिद, फिर लिखेंगे ने, फिर लिखेंगे रोटी। एनालिसिस में सब कुछ करना होता है, क्योंकि ये जो तरकीबी नावी है ये तो एनालिसिस है। हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे हम, तो फिर यहाँ लिखेंगे कि स्टेटस क्या है। खाई है फैल ताम, मुकम्मल काम, हामिद है फाइल, ने अलामत फाइल, और रोटी है मफऊल। देखिए बेटा, ये जो जुमले फैलिया होता है इसके 3 अज्जा होता है, फैल ताम, फाइल और मफऊल। ये 3 चीज़ें आई तो हमें हमारी तरकीब नावी मुकम्मल हुई। अगर इसके अलावा कोई चीज़ हो तो उनके भी नाम हैं, तो मगर ज़रूरी यही 3 चीज़ें हैं। हम यहाँ लिखेंगे जुमले फैलिया, खबरिया हुआ, खबरिया हुआ। ये खबरिया क्या होता है? जिसमें इंफॉर्मेशन हो। इसके अलावा इंशाइया होता है, इसके तो इंशाइया जो होता है वो सवालात वगैरह वगैरह होते हैं या इम्पेरेटिव जुमले होते हैं। तो हमारे पास खबरिया जुमले की ही चीज़ें आती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने यहाँ बे पाठ तक किया। जो बाकी सवालात है इसके, वो तो यानी ऐसे टाइप है, वहाँ उन्हें लिखना होगा। तो इस तरह हमने ये किया। इनको हम नहीं लिख सकते पूरी की पूरी डेफिनेशन किताबों में पाई जाएगी, जैसे ड्रामा लिखना है, कसीदा लिखना है, या शेर चौथे दरवेश का खुलासा लिखना है। तो हमने ऑब्जेक्टिव जो भी हमारे पास क्वेश्चन थे उनको हमने मुकम्मल तौर अच्छी तरह यहाँ सॉल्व किया। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा, मेरी कोशिश कैसी लगी, क्या मैंने अच्छे से समझा या मुझे और भी गहराई के साथ और गहराई के साथ आपको समझाने की ज़रूरत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़ नासिर।